अब हम लोग देखेंगे स्टार्स और सोलर सिस्टम को, ठीक है। स्टार्स क्या है, तो स्टार्स हम लोग जानते हैं क्या है, उसके बारे में अब हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको नोट कर लिया। जो स्टार्स होते हैं वो गैसेस से बने होते हैं जिनका नाम है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। कौन कौन से गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम। जैसे कि सन के केस में है कि वो लाइट कैसे एमिट करता है, हाइड्रोजन और हीलियम की न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से। सेम वही कहानी है स्टार्स में भी, वो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से उसमें टेक प्लेस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसकी वजह से वो लाइट एमिट करता है, लाइट और हीट दोनों एमिट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो डिस्टेंसेस है, मेजरिंग डिस्टेंसेस, जो डिस्टेंस मेजर होता है लाइट, ये स्टार्स के केस में, स्टार्स के नहीं मतलब जो भी चीज़ों के केस में, स्पेस बॉडीज़ के जो भी चीज़ों के केस में जो डिस्टेंस मेजर होता है वो किलोमीटर में नहीं होता, क्योंकि किलोमीटर इतना छोटा यूनिट है, इतना छोटा यूनिट है जितना कि हमारा ये पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में है, ठीक है। उतना छोटा यूनिट है ये किलोमीटर, सिर्फ 1000 मीटर को ही तो कंसिस्ट कर रहा है। सो इसके पास क्या पावर है, इसी के लिए दो यूनिट्स बनाई हैं एक्चुअली। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो कि है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जो कि एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, ठीक है। इसको डिनोट किया गया है AU से, किससे, AU से इसको डिनोट किया गया है, और इसका वैल्यू क्या है 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर, 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर। चलो उसके बाद लाइट ईयर हमारा आता है। लाइट ईयर क्या है, ये वो डिस्टेंस है जो कि एक लाइट ट्रैवल किया, एक लाइट ने ट्रैवल किया पूरे एक साल में जितना डिस्टेंस एक लाइट ने ट्रैवल किया वो है लाइट ईयर, ठीक है, वो है लाइट ईयर। जो डिस्टेंस है ना अर्थ और सेकेंड नियरेस्ट स्टार, हमारा जो सेकेंड नियरेस्ट स्टार है और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है करीबन $44 ट्रिलियन का, और सेकेंड नियरेस्ट स्टार का वैसे नाम है अल्फा सेंचुराई, ठीक है। ALPHACENTAURI, मैंने शायद इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा से ना किया हो, लेकिन जो भी हो, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, अर्थ और इसके बीच का डिस्टेंस है 44 ट्रिलियन किलोमीटर का। चलो जिसको कि हम लोग अगर लाइट ईयर में एक्सप्रेस करें तो 4.3 लाइट ईयर्स होते हैं, ठीक है, 4.3 लाइट ईयर्स। उसके बाद एक लाइट ईयर का हम लोग एक लाइट ईयर का को डिनोट करते हैं, लाइट ईयर को डिनोट करते हैं LY से, और इसका पूरा मेजर है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का 10⁻12 है, और ये 10⁸ है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स जो हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करता है, इसके हमको दिखाई देता है कि स्टार्स जो हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करते हैं। लेकिन इसी में एक स्टार है, वो है पोल स्टार, जो कि मूवमेंट नहीं करता। पोल स्टार को हम लोग पोलरिस भी बोलते हैं, जो कि मूवमेंट नहीं करता, जो कि नॉर्थ पोल के पास है, जो कि इमेजिनरी एक्सिस से हमें दिखाई पड़ता है, इमेजिनरी एक्सिस के डायरेक्शन में है। इसी वजह से हमें लगता है कि पोल स्टार मूवमेंट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद ये जो पोल स्टार है इसको एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, सेलर्स यूज़ करते हैं एक्चुअली, पुराने ज़माने में इसको सेलर्स यूज़ करते थे डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी के लिए इसका नाम जाना, इसी के लिए इसको कहते थे हम लोग ध्रुव तारा, ठीक है, जो कि रास्ता दिखाता था, ध्रुव तारा नाम तो सुना होगा। उसके बाद आता है हमारा गैलेक्सी, जो कि जिसके पास है स्टार्स, सन तो हमारा है, स्टार्स, सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, जितने भी चीज़ें सब है एक गैलेक्सी के अंदर है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बंधे हुए हैं गैलेक्सी के अंदर, ठीक है। जितने भी चीज़ें सब के सब गैलेक्सी के अंदर है, इन्हीं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बंधे हुए हैं एक जगह पे, वही है गैलेक्सी, ठीक है। तो गैलेक्सी जो है हमारा वो है इलिप्टिकल शेप में, इलिप्टिकल, स्पाइरल या फिर इरेगुलर किसी भी एक अलग शेप में आ जाता है। सो हमारा जो सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है वो है एक डिस्क के शेप में, एक स्पाइरल गैलेक्सी है वो हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है वो एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसका नाम रखा गया है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, जिसका हमने नाम रखा है, हमारे साइंटिस्ट ने नाम रखा है मिल्की वे गैलेक्सी, जैसे कि हम लोग हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं, नाम तो सुना होगा। चलो आकाशगंगा। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो देयर आर ओवर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, ये वर्ल्ड सिर्फ ये अर्थ नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। सो ये पूरे ब्रह्मांड में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, मतलब करोड़ों, 100 करोड़ों गैलेक्सीज हैं, और इन सारी गैलेक्सीज में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग, शायद उसमें हो सकता है सन भी हो,
हर एक चीज़ हो, मून है, सो इतने सारे प्लैनेट्स, इतने सारे गैलेक्सीज, तो सोचो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। शायद हमारे पास एक नहीं लाखों करोड़ों अर्थ हो। सो मज़ा आएगा। लेकिन अभी तक तो हमारे पास सिर्फ ये मिल्की वे गैलेक्सी का ही एक्सेस है। एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी जाने का डिस्टेंस ही इतना है कि हम उसे कभी ट्रैवल नहीं कर पाए शायद, क्योंकि इतना फ्यूल ही नहीं बचेगा। क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए हमें उतना फ्यूल चाहिए, और फ्यूल उतना कंज्यूम करने के लिए, उसको उस रॉकेट को वहाँ तक जाने के लिए उतना वजन तो सहना होगा ना, तो उतना वजन शायद वो ना सह पाए। आज तक तो जा नहीं पाए। शायद आगे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए जिसकी वजह से हम गैलेक्सी टू गैलेक्सी ट्रैवल कर सकें, और जिस दिन ये बनेगा मज़ा आएगा। सो ये तो गैलेक्सी का चैप्टर हुआ खत्म, ठीक है, ये तो हुआ खत्म। अब हम लोग देखेंगे कॉन्स्टलेशन के बारे में। कॉन्स्टलेशन क्या है इसको देखेंगे। वैसे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन उसमें कुछ और आगे बढ़ के कॉन्स्टलेशंस के जो टाइप्स हैं ना, जैसे कि कॉन्स्टलेशन के टाइप्स क्या मतलब जो एग्जांपल्स है, जैसे कि उर्सा मेजर है, ये उर्सा माइनर है, ओरियन है, उन सारी चीज़ों को अब हम लोग स्टडी करेंगे, उन सारी चीज़ों को अब हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखेंगे कॉन्स्टलेशंस को, ठीक है। तो कॉन्स्टलेशन क्या आप लोग जानते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स एक जब पैटर्न में होते हैं तो उसे हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्स्टलेशंस बांटे गए हैं, ठीक है। मेन कॉन्स्टलेशन से कुछ उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, स्कॉर्पियोस, कैसोपिया, लियो मेजर और ये पेलिडेस, ठीक है, पेलिडेस। मतलब ये कुछ मेजर कॉन्स्टलेशंस हैं। वैसे कॉन्स्टलेशंस को इंडिया में नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा नक्षत्र, तो मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे भी अजीब लगा कि इसी को नक्षत्र कहते हैं। उसके बाद उर्सा मेजर जो है हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है। इसको ग्रेट बियर और ग्रेट डाइपर के और या फिर प्लग के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 स्टार्स का ग्रुप है। इंडिया में इसको बृहत सप्तऋषि मंडल, ठीक है, बृहत सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। और ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहाँ पे पूरे साल भर दिखाई देता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में ये पूरे साल भर दिखाई देता है। उसके बाद उर्सा माइनर, इसको भी ये उर्सा मेजर तो ये माइनर तो लिटिल भी, ये ग्रेट बियर, ये लिटिल बियर और ये लिटिल डाइपर, ये भी ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है, जिसमें कि पोल स्टार है एंड में, ठीक है, एंड में इसके पोल स्टार है। इंडिया में इसको लघु सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। इसको कहा जाता है बृहत, इसको लघु, बृहत लघु, ठीक है, बृहत सप्तऋषि मंडल, लघु सप्तऋषि मंडल। उसके बाद आता है ओरियन, ग्रुप ऑफ 81 स्टार्स। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्टार्स इसी के पास होंगे, ग्रुप ऑफ 81 स्टार्स, ठीक है। सो इसका शेप कुछ हंटर के जैसा है जिसने एक शील्ड पकड़ा हुआ है, एक हंटर के जैसा जिसने एक शील्ड पकड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक सिरस, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार माना जाता है। ब्राइटेस्ट स्टार इसके अंदर सिरस है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन जो कि हमने ड्रॉ किया है, इमेजिनरी लाइन में है। और हंटर का जो बेल्ट है उसी का एक पार्ट है, ठीक है, उसी का एक पार्ट है सिरस, जो कि एक इमेजिनरी लाइन में फॉर्म हुआ है। 3 स्टार्स हैं जो कि हंटर का बेल्ट को बनाते हैं। तो हमने उसी 3 स्टार्स को जब मिला दिया तो एक हंटर का बेल्ट बन गया, जिसको हम लोग हंटर के बेल्ट को कहते हैं। तो उसी एक स्टार में है सिरस। उसके बाद स्कॉर्पियोस, ये भी एक ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये देखो, ये तीनों यहाँ तक ग्रुप ऑफ 7 चल रहे हैं, ये तीनों यहाँ पे ग्रुप ऑफ 7 का गेम खेल रहे हैं। उसके बाद स्कॉर्पियोस, तो इसका शेप कुछ स्कॉर्पियोन के जैसा आता है। ये समर के सीज़न में, मतलब गर्मी में ये विजिबल होता है, उसके पहले ये विजिबल नहीं होता। सो ये गर्मी में विजिबल होता है। ये साउथर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, और इसको ये मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में। उसके बाद कैसोपिया, ये 5 स्टार्स का ये ग्रुप है। उसके बाद इसका कुछ शेप M और W के जैसा है। इसका शेप एक्चुअली कुछ इस तरह है, ठीक है। अब M और W आपको मानना है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप इसको M मानो या फिर आप इसको W मानो, ठीक है। उल्टा करके देखोगे तो W, सीधा देखोगे तो M। उसके बाद ये विंटर सीजन में ये विजिबल रहता है। ये यहाँ पे ये था समर सीजन में विजिबल, तो ये विंटर सीजन में विजिबल रहा। ये साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, सिंपल। उसके बाद लियो मेजर, ये 9 ग्रुप है इसके, ठीक है। ये 9 ग्रुप्स ऑफ स्टार्स है, जो कि एक लायन का कुछ शेप बनाता है। लियो मेजर सिकल का जो एक शेप बनाता है, तो ये नॉर्थर्न स्काई में विजिबल रहता है, ठीक है, नॉर्थर्न साइड में ये विजिबल रहता है। लियो का मतलब होता है लायन, मैंने बोला भी था, लायन का कुछ शेप बनाता है, तो लियो का मतलब लायन होता है। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में आता है प्लेडिस, ठीक है, प्लेडिस। वैसे ये जो था, हाँ, प्लेडिस। इन देखो, उर्सा मेजर को भी हम लोगों ने इंडिया नाम दिया है,
ये फिर उर्सा माइनर को भी प्लेडिस, मतलब ये 3 मेन है जिनको हमने इंडियन नाम मेनली दिया है। सो प्लेडिस, इसका कोई पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, इसका कोई पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। इंडिया में इसको कृतिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कृतिका के नाम से इसको इंडिया में जाना जाता है। ये विंटर स्काई में, मतलब कि जहाँ पे थोड़ी ठंडी होती है वहाँ पे ज़्यादा विजिबल होता है। चलो, तो कॉन्स्टलेशंस को समझ में आ गया, तो कॉन्स्टलेशंस तो क्लियर है। अब देखते हैं हमारे प्लैनेट्स के बारे में। जो प्लैनेट्स हैं हमारे, प्लैनेट्स को तो आप लोग जानते ही हो, कुछ उसकी स्पेशल डिटेल्स, मतलब कि वो कितना समय लेता है अपना पूरा रोटेशन करने में, रिवोल्यूशन करने में, उसकी ग्रेविटी क्या है, इन सारी चीज़ों का एक चार्ट मैं आपको बना के दे दूंगा जिसमें कि पूरी ग्रेविटी उसकी क्या है, कैसे है, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद हम लोग पहले अभी देखेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम को, ठीक है। सो प्लैनेट्स को देखेंगे तो उसके पहले एक बार सोलर सिस्टम को देख लेते हैं। सो जो हमारा सन है, सन का डायमीटर क्या है? सन का डायमीटर है एक्चुअली 1.4 × 10⁻6 किलोमीटर का, ठीक है। उसका डायमीटर 1.4 × 10⁻6 किलोमीटर का है, जो कि 109 टाइम्स है, ठीक है। मतलब 109 टाइम्स है अर्थ के मुकाबले, मतलब वो 109 अर्थ जो है उसके अंदर आसानी से समा सकता है। उसके बाद मास, जो उसका मास है वो 98% है पूरे सोलर सिस्टम का, 98% पूरे सोलर सिस्टम का उसका मास है, जो कि है 1.98 × 10⁻30 kg, ठीक है, जो कि अप्रॉक्स 3,30,000 है पूरे अर्थ से। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत बोला कि ये टोटल अर्थ उसमें समा सकते हैं वो है 3,33,000, ठीक है, जितना मास होगा उतना ही समा सकेगा ना। सो वो अर्थ के टोटल 3,33,000 टाइम्स है, ठीक है, जितना उसका टोटल मास है। उसके बाद उसका गैसेस की जब हम लोग बात करें कि वो कौन कौन से गैसेस को कंसिस्ट करता है, सो 70% तो उसमें हाइड्रोजन है, 28% हीलियम है और 2% अदर गैसेस है, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, डिफरेंट टाइप्स के गैसेस, ठीक है। सो वो सारे गैसेस है। उसके बाद बात आता है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर का जो सरफेस है, सरफेस पे जो टेम्परेचर वो है 6000 डिग्री सेल्सियस का, और जो कोर टेम्परेचर है वो है 15 लाख डिग्री सेल्सियस का, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, सॉरी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। ये 1.5 करोड़ है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, या 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का उसका कोर का टेम्परेचर है। ये टोटल 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, पूरे 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। और इसमें अभी तक इतने हाइड्रोजन है कि ये अगले 5 बिलियन ईयर्स तक ये आसानी से काम कर सके, 5 बिलियन ईयर्स, अगले 5 बिलियन ईयर्स तक आसानी से ये काम कर सके, इतना अभी इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्लैनेट्स को, ठीक है। प्लैनेट्स वैसे क्या है, तो प्लैनेट्स जो है, प्लैनेट्स ये जो नाम है ये एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, जिसका मतलब होता है वंडरर, ठीक है, वंडरर, ठीक है। सो प्लैनेट्स जो है, हमारे पास 8 प्लैनेट्स आप लोग जानते हैं। पहले तो 9 था, एक प्लूटो भी था, लेकिन साइंटिस्ट की मेहरबानी की अब वो हमारे साथ नहीं है। उसके बाद जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनके नाम तो आप लोग जानते ही हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। सो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। सो हम तो रहते हैं अर्थ पे, जानते हैं आप लोग। सो पहले जो रोटेशन की हम लोग बात करें, और रिवोल्यूशन और सैटेलाइट मतलब यहाँ पे हम लोग मून की बात करें, नेचुरल सैटेलाइट मून की बात करें। तो रोटेशन की हम लोग बात करें तो मरकरी 59 डेज लेता है रोटेशन में, रिवोल्यूशन में वो 88 डेज लेता है, और उसके पास कोई भी मून नहीं, ठीक है, नो मून। वहाँ पे जब मरकरी के हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसके पास कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है। उसका जो टेम्परेचर है वो है -180 डिग्री सेल्सियस, नाइट में होता है, रात में उसका -180 डिग्री सेल्सियस होता है, और दिन में 430 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये बात सुनो, उसके पास कोई टेम्परेचर नहीं है, वो हीट को कैप्चर कर नहीं पाता, हीट को कैप्चर ना कर पाने की वजह से ही वो टेम्परेचर ऐसे है। अगर वो हीट को कैप्चर करता तो सबसे ब्राइटेस्ट सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वही होता, वेनस नहीं होता। उसके बाद आता है वेनस, जो कि रोटेशन में लेता है 243 डेज, जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, जो कि अर्थ के एकदम अपोजिट है। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ठीक है, और वेनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। सो ये अर्थ की एकदम अपोजिट है। उसके बाद जो वेनस का टेम्परेचर है, ठीक है, हाँ, ये 243 डेज लेता है। उसके बाद इसका रिवोल्यूशन की बात करें तो ये 223 डेज लेता है। कितना डेज लेता है, तो 223 डेज। चलो, और ये जो वेनस है ये हॉटेस्ट प्लैनेट है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, ये हॉटेस्ट भी है और सबसे ब्राइटेस्ट यही है।
क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर आसानी से हीट को कैप्चर कर लेता है। उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो है 465 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना है। इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार दोनों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इसको आप लोग सनराइज और सनसेट होने पे वेस्टर्न स्काई में आप लोग इसको देख सकते हो। वेस्टर्न साइड में आप इसको सनराइज या फिर सनसेट होने के वक्त आप इसको देख सकते हो। उसके बाद अर्थ आप लोग जानते हो 24 घंटे लेता है, 365 दिन लेता है, 365 दिन रिवोल्यूशन में, 24 घंटे रोटेशन में। और हमारे पास एक मून है, इसके पास वैसे 0 मून है, हमारे पास एक मून है। हमारे पास, हमें ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पानी है। उसके बाद हमारे पास मॉडरेट एटमॉस्फेयर है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, मतलब सब सही है हमारे पास, तभी तो यहाँ पे रह रहे, नहीं तो रहते क्या। उसके बाद आता है हमारा मार्स, ये हमारा भाई है, चचेरा भाई। इसके पास भी 24 घंटे ये भी रोटेट करता है। रेवोल्यूशन में ये भी 687 डेज लेता है, शायद एक तरीके से दुगना बोलो, मतलब 1.5 गुना बोल सकते हो, नहीं 1.5 गुना, दुगना ही बोलेंगे इसको। तो ये 387 डेज लेता है। उसके बाद इसके पास 2 मून्स है, ठीक है, 2 मून है जिसका नाम है फोबस, एक का नाम है फोबस और एक का नाम है डियोमोस, DEIMOS, ठीक है, डियोमोस। उसके बाद आता है हमारा सबसे बड़ा भाई, सोलर सिस्टम का सबका भाई, बड़ा भाई, जुपिटर। इनको रोटेट करने में सिर्फ 10 घंटे लगते हैं, लेकिन रिवोल्यूशन करने में, ठीक है, रिवॉल्व करने में 4331 दिन लगते हैं। सोचो कितना टाइम लगा। उसके बाद ये मून के नंबर में भी सबसे आगे हैं, इनके पास टोटल 79 मून्स है, ठीक है, 79 मून्स है, जिसमें से 53 को जानते हैं और 26 अननोन है, ठीक है। उसके बाद सैटर्न, ये भी 10 घंटा लेता है सिर्फ, ये 30 साल में एक रिवोल्यूशन करता है, 30 साल में एक रिवोल्यूशन। उसके बाद इसके पास मून है 62। टाइटन जो कि सबसे बड़ा मून है इसका, टाइटन जो कि इसमें एक बड़ा मून है, इसके टोटल मून जो कि लार्जेस्ट कलेक्शन है, तो उसमें से सबसे जो बड़ा मून है वो मरकरी से भी बड़ा है। टाइटन जो है वो मरकरी से भी बड़ा है। तो एक क्वेश्चन आता है, इसे प्लैनेट क्यों नहीं बोला भाई? प्लैनेट इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये सैटर्न के पीछे ही घूम रहा है, सन के पीछे घूमता है ना, तो इसको प्लैनेट बोलते हैं हम लोग। मरकरी जो है वो उसने बुद्धि लगाया, दिमाग लगाया, और वो सन के पीछे घूम रहा है। कम वजन होने के बाद भी उसका वजन हाई है, और इसके पास ज़्यादा वजन होने के बाद भी वजन कम है। क्यों? क्योंकि ये सैटर्न के पीछे घूम रहा है, ये सन के पीछे नहीं घूम रहा है। उसके बाद आता है हमारा यूरेनस। यूरेनस क्या है? रोटेशन करने में 17 घंटे का समय लेता है, ईस्ट टू वेस्ट, सेम कहानी वेनस के जैसे, हमसे अपोजिट रहेगा ये। उसके बाद रिवोल्यूशन करने में 84 डेज। मून कितने हैं? 27। वेरी गुड। उसके बाद देखो इसके पास है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। इसका टेम्परेचर है -224 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसको सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट बनाता है। ओके, कोल्डेस्ट प्लैनेट। वैसे हमने मार्स के बारे में नहीं देखा इसमें, इसके डिटेल को। तो मार्स को जो है उसको रेड प्लैनेट वैसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास जो है आयरन ऑक्साइड इसके सरफेस पे बहुत ज़्यादा है, आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये रेड प्लैनेट है। इसके बाद इसके पास वोल्केनोस भी बहुत ज़्यादा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो इसका ओलंपस मोन्स है, ओलंपस मोन्स, ठीक है, ओलंपस मोन्स, जो कि इसका सबसे हाईएस्ट माउंटेन है पूरे सोलर सिस्टम में, वो है 22 किलोमीटर का। कितना का? 22 किलोमीटर। वाओ। उसके बाद जुपिटर का जो हमारा है, ये हाइड्रोजन से बने हैं साहब। ये हाइड्रोजन है, कुछ हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम से ही बहुत ज़्यादा बने हैं, इसीलिए गैस जाइंट है, इनके पास गैसियस ही प्लैनेट है, ठीक है। इनका फेमस मून का नाम है लो, कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमीड, जो कि सबसे लार्जेस्ट वन है पूरे सोलर सिस्टम में। मुझे समझ नहीं आता है इनका नाम कौन रखता है भाई, ये मून्स का हमें नहीं समझ में आता। इंडियंस के हिसाब से भी तो कोई नाम रखना चाहिए ना। उसके बाद आता है हमारा सैटर्न भाई अभी हमने देखा भी, तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट है जुपिटर, बगल में है तो सेकंड लार्जेस्ट। उसके बाद इसके पास रिंग है। वैसे ये चारों जो प्लैनेट्स है ना, ये चारों प्लैनेट्स, इसको हम लोग कहते हैं आउटर प्लैनेट्स, इनके पास रिंग्स होती है। और ये जो 4 प्लैनेट्स है ना, इसको हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनके पास रिंग नहीं होते, इन चारों के पास रिंग्स हैं। ये जो सबसे लीस्ट डेंस प्लैनेट है पूरे प्लैनेट्स में, सबसे लीस्ट डेंस प्लैनेट, इसकी जो डेंसिटी है ना, सैटर्न की डेंसिटी, वो एक पानी से भी कम है, ठीक है, पानी से भी वो कम डेंसिटी है। इस पे जो है वो आयरन निकल है और लिक्विड हाइड्रोजन है, लिक्विड हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है, आयरन निकल के साथ लिक्विड हाइड्रोजन और हीलियम है। यूरेनस को तो देख ही लिया, नेपच्यून पे बढ़ते हैं। नेपच्यून रोटेशन में 16 घंटे का समय लेता है, ठीक ठाक है। रिवोल्यूशन में 165 साल लेता है, 165 ईयर्स। सोच भी नहीं सकते तुम, तब तक तुम जिंदा भी रहोगे। मतलब हमें 2 बार जन्म लेना होगा, 2 नहीं 3 बार एक्चुअली, हाँ 3 बार तो जन्म लेना ही होगा इसका एक रिवोल्यूशन को देखने के लिए। उसके बाद इसके पास पूरे 13 मून है, 13 मून। वाओ क्या बात है।
इसके पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, हाइड्रोकार्बन है, सब है, ठीक ठाक है मात्रा में। बस एक चीज़ रख लेता तो हम लोग जाके बस जाते। ऑक्सीजन इसने नहीं रखा है, सिंपल। रख लेता वाटर, रख लेता ऑक्सीजन, रख लेता, जाके कम से कम बस तो जाते हम लोग। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। इसको आइस जाइंट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कोर है वो उसमें है आइस और रॉक, उसमें आइस है और रॉक है, इसके लिए इसको आइस जाइंट के नाम से जाना जाता है। ये फार्देस्ट प्लैनेट है, ठीक है, सबसे दूरी वाला प्लैनेट यही है। इसका जो टेम्परेचर है वो भी -224 डिग्री सेल्सियस है, सेम है, वो भी -224 डिग्री सेल्सियस है। तो चलो प्लैनेट्स को समझ लिया। अभी एक पिक्चर आएगा आपके सामने, ठीक है, उस पिक्चर में ना प्लैनेट्स की कुछ स्पेशल डिटेल्स हैं, जैसे ग्रेविटी का, उनका कंपैरिजन का, उनके मास का, उनका डायमीटर का। सो उसको एक बार देख लेना, अगर देखना हो तो उसको देख लेना। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स, इन सारी चीज़ों को और सैटेलाइट्स के भी बारे में। सो दैट्स इट। तो हम लोग देखेंगे एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स, मेटियोर्स और मेटेराइट्स, ये सब मतलब क्या होते हैं। सो एस्ट्रॉइड्स को पहले प्लैनेट समझा गया था, ठीक है, मतलब देखते हैं पहले। एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो लार्ज रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इरेगुलर शेप के, किसी भी शेप के लार्ज रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आज से बहुत साल पहले 1880s के ज़माने में कुछ एक प्लैनेट को खोजा गया, ठीक है। तो उस प्लैनेट को खोजा गया और उसको, वो छोटा प्लैनेट था, 1800 किलोमीटर का उसका डायमीटर था, ठीक है। तो उस प्लैनेट को खोजा गया और उसको नाम दिया गया, उसका शायद नाम था एरेस। सो उसको खोजा गया और उसको वो नाम दिया गया। फिर उसके बाद छानबीन चली तो वैसे बहुत से प्लैनेट्स मिले, ठीक है, वैसे बहुत से प्लैनेट्स मिले, लाखों करोड़ों। 1890 और 207 के बीच में ऐसे लाखों प्लैनेट्स मिले। तो इतने सारे प्लैनेट्स को हम लोग प्लैनेट्स तो बोल नहीं सकते थे, इतने सारी चीज़ों को, सो इन्हें बोला गया एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, क्योंकि इनका डायमीटर भी छोटा था एक प्लैनेट के मुकाबले, जो जैसा कि हमारा अर्थ है, जुपिटर है, मार्स है, जो भी है, मतलब उसके मुकाबले ये सब सारे छोटे थे। इसके लिए इन्हें प्लैनेट्स ना बोल के हमने एस्ट्रॉइड्स बोला, ठीक है। ये बेसिकली ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के, इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में ज़्यादातर रहते थे, ठीक है। इसका रीज़न क्या था? देखो, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, मार्स के बाद आता है जुपिटर, ठीक है, मार्स के बाद आता है जुपिटर। इसको साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये क्रिएट हुए हैं जुपिटर के टकराव के अपने मून से। जुपिटर जब मून से अपने टकराया, जुपिटर कोलाइड विथ मून्स, जुपिटर के जो कोलाइड हुए, जो उसका टकराव हुआ अपने मून्स के साथ, ठीक है, उसके जो बहुत सारे मून्स थे उसके साथ जो टकराव हुआ, उसी को माना जाता है कि उसी टकराव के कारण ये एस्ट्रॉइड्स पैदा हुए, ठीक है, और तभी से ये इस बीच में घूमते हैं और रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं कॉमेट्स पे। तो कॉमेट्स को क्या बोला गया? तो कॉमेट्स को बोला गया बॉल ऑफ आइस, डस्ट एंड गैसेस दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, दैट रिवॉल्व्स द सन। तो ये बॉल ऑफ आइस, ठीक है, आइस, डस्ट और गैसेस, मतलब जितने भी आइस हैं, डस्ट हैं, गैसेस हैं, उन सब का एक बॉल, वही है कॉमेट, ठीक है। सो समझ में आ गया। उसके बाद स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ कॉमेट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो स्ट्रक्चर सेंटर में है, कॉमेट के सेंटर में जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। जब कॉमेट वो सन के पास आता है, जब व्हेन कॉमेट कम्स क्लोजेस्ट टू द सन, तो जो आइस है, द आइस एंड गैसेस, ये जो आइस और गैसेस है ये वेपराइज हो जाता है और एक हैलो फॉर्म करता है कॉमेट के अराउंड। इसको हम लोग कहते हैं कोमा, ठीक है। तो जब कॉमेट सन की तरफ बढ़ता है तो उसके जो गैस और डस्ट मटेरियल्स होते हैं वो ब्लोन हो जाते हैं, ठीक है, वो मतलब उड़ जाते हैं सोलर विंड के कारण वो उड़ जाते हैं। और वो जैसे जैसे तेज़ी से बढ़ता है तो ये जो ब्लोन ऑफ गैसेस होते हैं, जो उड़े हुए गैसेस होते हैं और मटेरियल्स होते हैं, वो मूव अवे करते हैं, वो सन से दूरी की, वो उसके पीछे की तरफ आते हैं और एक टेल को फॉर्म कर देते हैं, कुछ इस तरह का टेल फॉर्म कर देते हैं। वो पीछे की तरफ आते हैं और टेल को फॉर्म कर देते हैं। सो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगता है, ठीक है, ये मतलब रोशनीदार है कि पूरा एकदम दिखाई देता है। उसके बाद आता है हमारा मेटेरॉइड्स, मेटियोर्स एंड मेटोराइट्स। ये क्या है? सो मेटेरॉइड ये भी एक एस्ट्रॉइड की तरह ही मानो, लेकिन ये एस्ट्रॉइड से छोटा है। इसको भी देखो, इसका भी डेफिनेशन ये है, मेटेरॉइड इज अ चंक ऑफ रॉक मूविंग इन स्पेस
स्मॉलर देन एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड से स्मॉलर है, छोटा है, लेकिन बहुत हद तक एस्ट्रॉइड की ही तरह है। डिफरेंस क्या है कि ये उससे सिर्फ साइज में छोटा है। उसके बाद ये जो मेट्रॉइड है, ये जो है मेट्रॉइड, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में, मान लो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये घूमता है, सो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपनी तरफ खींचता है और ये अर्थ के अंदर आ जाता है, और अर्थ के अंदर आ जाता है तो क्या होता है, ये फ्रिक्शन के इसके ऊपर एक्ट करने लगता है, एयर फ्रिक्शन इसके ऊपर एक्ट करने लगता है, ड्रैग इसके ऊपर एक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें आग पकड़ लेती है। आग पकड़ लेती है तो इसमें लाइटनिंग पकड़ लेती है, तो ये एक लाइटनिंग स्ट्रिक पकड़ लेती है, ठीक है, एक लाइटनिंग टेल इसका बन जाता है। इसी वजह से बोला गया कि मेट्रॉइड डेट, और ये फिर उसमें डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, वो पूरा उसमें जल जाता है, क्योंकि आग पकड़ लेता है तो वो कोई जल जाता है, कोई बच जाता है। तो यहाँ पे बोला गया मेट्रॉइड दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड डज नॉट रीच ग्राउंड इज कॉल्ड मेटियोर, ठीक है। वो मेट्रॉइड्स जो कि ग्राउंड तक रीच ना कर पाए, हवा में ही डिस्ट्रॉय हो गए आग के कारण, फ्रिक्शन के कारण, उन्हें हम लोग कहते हैं मेटियोर। लेकिन वो पीस ऑफ मेटेरियल जो कि सरफेस ऑफ अर्थ तक वो आ गए, लेकिन वो फ्रिक्शन के कारण डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटियोराइट, उसे हम लोग कहते हैं मेटियोराइट, ठीक है। तो ये जब मेटेराइड सरफेस को हिट करता है, अर्थ के सरफेस को हिट करता है, तो ये बहुत ही एक बड़े शेप में होता है। सो ये क्या करता है कि ये बॉल शेप डिप्रेशन क्रिएट करता है, बॉल शेप एक गड्ढा क्रिएट कर देता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्रैटर। क्या कहते हैं हम लोग, क्रैटर, ओके। तो ये जो एक होबा क्रैटर है, होबा मेट्रॉइड है, होबा मेट्रॉइड ऑफ नैम्बिया। नैम्बिया का जो होबा मेट्रॉइड है वो लार्जेस्ट मेट्रॉइड है पूरे दुनिया का, जिसका कि वजन है 66 टन का, ठीक है, जिसका वजन है 66 टन का। अब ये जो मेट्रॉइड जो है, अभी हमने एक पॉइंट में बताना भूल गया कि ये जो मेट्रॉइड है, ठीक है, ये जब आता है ना आसमान से जब ये आता है, स्काई से जब ये आ रहा होता है, तो इसमें आग पकड़ लेती है, जैसे कि हमने बात की। तो उस आग जब वो पकड़ लेती है तो वो एकदम पीछे की तरफ एक टेल बनाता है, जिसको हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं कि ये गिरता हुआ तारा है, लेकिन वो गिरता हुआ कोई तारा नहीं होता, वो होता है मेट्रॉइड, ठीक है, जो कि गिर रहा होता है। या तो उस समय वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, या फिर वो कहीं जाके गिरता है। सो यही सारी चीज़ें थी। चलो, इसी के साथ ये तो खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। सैटेलाइट क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आपने सुना होगा, उसको अब हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग देखेंगे सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्या है, ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स प्लैनेट, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि प्लैनेट ऑर्बिट करता है किसको, तो सन को, लेकिन प्लैनेट को भी एक ऑर्बिट करता है एक ऑब्जेक्ट, जो कि है सैटेलाइट, ठीक है। प्लैनेट को भी ऑर्बिट करता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट क्या है, तो नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट है मून, मून ही नेचुरल सैटेलाइट है, उसी मून को ही हम लोग नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये मैनमेड सैटेलाइट, आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड, जो कि हमने बनाया है, ठीक है। तो मून के बारे में कुछ देख लेते हैं। मून के बारे में क्या देखें, तो मून पहले है कि हमारे पास, अर्थ के पास एक मून है। अर्थ के बारे में पढ़ते पहले, बाद में बाकी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ के बारे में पढ़ते हैं। सो अर्थ के पास एक मून है, जो कि 5वां सबसे बड़ा मून है पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है, 5th लार्जेस्ट मून। और ये 1/4 है अर्थ का, इट्स 1/4 ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये टोटल 27.3 डेज लेता है रोटेट और रिवॉल्व करने में। कितना दिन लेता है, 27.3 डेज, सेम टाइम लेता है रोटेट करने में भी और रिवॉल्व करने में भी। उसके बाद जो एवरेज डिस्टेंस है ना, जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच का, वो है 3,84,400 किलोमीटर। कितना, 3,84,400 किलोमीटर। उसके बाद जो डायमीटर है मून का, वो तो 3,476 किलोमीटर का है, जो कि अभी हमने बात भी की कि 1/4 ऑफ द अर्थ है, ठीक है। उसके बाद जो मास है मून का, मतलब टोटल उसका मास, वो है 7.35 इंटू 10⁻22 kg, 7.35 इंटू 10⁻22 kg, जो कि है 1/100 ऑफ अर्थ। मतलब कि 100 मून, ठीक है, 100 मून्स टोटल अर्थ में अभी समा सकते हैं, 100 मून। उसके बाद आता है ड्यू टू द लेस मास ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। क्योंकि इसके पास मास बहुत कम है, हम लोग के मुकाबले इसका मास बहुत कम है, वेट बहुत कम है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का, वो है 1/6 ऑफ अर्थ। मतलब अगर मान लो आप अर्थ पे हो 60 kg के, तो आप मून पे जाते ही बन जाओगे 10 kg के, ठीक है। क्योंकि क्या होगा उस केस में, आपका जो ग्रेविटेशनल पुल होगा, वेट क्या है, वेट है ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो
इसमें आपका ग्रेविटेशनल पुल घट जाएगा क्योंकि वो 1/6 है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम। हाँ, तो अब हमारा आर्टिफिशियल सेटेलाइट। अच्छा, ये मून्स में एक फेजेस ऑफ मून आता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फेजेस ऑफ मून क्या होते हैं। सो यही है फेजेस ऑफ मून, ठीक है। फेजेस ऑफ मून ये बदलते रहता है। सो मतलब उसका फेज बदलते रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, हम लोग भी मूव कर रहे हैं रिलेटिव मोशन में, हम लोग तो मूव कर ही रहे हैं, अर्थ मूव कर रहा है, मून भी मूव कर रहा है, तो दोनों मूव कर रहा है। इसके लिए अर्थ का, मून का सिर्फ हम एक ही पार्ट देख पाते हैं जो कि सन के द्वारा लाइट होता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्ट्स देखते हैं। ये टोटल 27.3 डेज में ही ये सारे पार्ट्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले हम लोग, मान लो हमने फुल मून देखा, उसके बाद ये मून देखेंगे, फिर हाफ मून देखेंगे, फिर ये और ये सर्कल कंटिन्यू करेगा, ठीक है। फुल मून के बाद एक वैक्सिंग सेरेंट, नहीं, इसको वैक्सिंग गिवस कहेंगे, हाँ, वैक्सिंग गिवस आता है, फिर हाफ मून आता है, फिर वैक्सिंग सेरेंट आता है, फिर न्यू मून आता है जो कि दिखाई नहीं देता, न्यू मून नहीं दिखाई देता, फिर उसके बाद वापस वैक्सिंग सेरेंट आता है, फिर हाफ मून, फिर वैक्सिंग गिवस, वापस फुल मून, मतलब ये चलता रहेगा। ओके, चलो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को देखते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया किसने? तो सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। नाम क्या था? स्पुतनिक 1, जिसको लॉन्च किया सोवियत यूनियन ने 1957 में। अब ये सोवियत यूनियन कौन है? हमने तो नाम भी नहीं सुना। रशिया का नाम सुना है दोस्त? रशिया जो कि अभी लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन से, वही है ये सोवियत यूनियन। उसका पहले नाम था सोवियत यूनियन, अब उसका नाम है रशिया। हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे होगे। उसके बाद हमारे द्वारा, इंडिया के द्वारा पहला सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था जो कि हमने लॉन्च किया था? उसका नाम था आर्यभट्ट, जो कि हमने लॉन्च किया था 1975 में। 1975 में हमने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था आर्यभट्ट। उसके बाद हमने अपना दूसरा सैटेलाइट भास्करा 1 1979 में लॉन्च किया। उसके बाद हमने भास्करा 2 1981 में लॉन्च किया। उसके बाद हमने भास्करा 2 के लॉन्च करने के पहले हमने रोहिणी सीरीज़ को कंटिन्यू रखा था। रोहिणी सीरीज़ को उसके 1 साल पहले से हम लोग चला रहे थे, जो कि 1980 से 1983 तक चला रोहिणी सीरीज़। उसके बाद आया स्रोत सीरीज़, ठीक है, स्रोत सीरीज़ जो कि 1985 से 1992 तक चला। फिर इनसैट सीरीज़ भी हमने लॉन्च किया और IRS सीरीज़ भी इसरो ने लॉन्च किया। मतलब कि हम जब से लगे लॉन्च करने में, तब से एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये गर्व करने की बात है। चलो, इसी के साथ ये चैप्टर, मीन्स ये सैटेलाइट का चैप्टर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट, समझ में तो आ ही गया होगा। चलो, बहुत अच्छा। इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। किसका चैप्टर? स्टार्स एंड सोलर सिस्टम का चैप्टर होता है खत्म। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।